डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। जैसा कि फर्स्ट जो वीडियो लेक्चर मैंने बनाया था उसमें जो है जो यशवंत कानितकर की जो बुक था उसमें जो है लगभग जो है फर्स्ट चैप्टर को कंप्लीट किया था। उसमें एक टॉपिक जो है बच गया था जिसका नाम है कंट्रोल इंस्ट्रक्शन इन सी। ये कंट्रोल इंस्ट्रक्शन क्या होता है, जैसा कि इसके नाम से पता चल रहा है कि इसके हेल्प से जो भी हम प्रोग्राम बनाते हैं, जो भी इंस्ट्रक्शन होते हैं उनको कंट्रोल किया जाता है। As the name suggests, the control instruction enable us to specify the order in which the various instructions in a program are to be executed by the computer. तो कंट्रोल इंस्ट्रक्शन के हेल्प से हम जो भी हमारे इंस्ट्रक्शन होते हैं उनको उनके प्रोसेसिंग के आर्डर को हम कंट्रोल करते हैं। In other words, the control instruction determine the flow of control in a program. दूसरे शब्दों में कहें तो कंट्रोल इंस्ट्रक्शन का अर्थ होता है फ्लो ऑफ कंट्रोल इन ए प्रोग्राम। हमारे प्रोग्राम में जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं, किस स्टेटमेंट को प्रोसेस करना है, किसको नहीं करना है, उसको हम जो है कंट्रोल इंस्ट्रक्शन के हेल्प से स्पेसिफाई करते हैं या डिसाइड करते हैं। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ कंट्रोल इंस्ट्रक्शन इन सी लैंग्वेज। दे आर फर्स्ट सीक्वेंस कंट्रोल इंस्ट्रक्शन, सेकेंड है सिलेक्शन आर डिसीजन कंट्रोल इंस्ट्रक्शन, थर्ड है रिपीटिशन आर लूप कंट्रोल इंस्ट्रक्शन, फोर्थ है केस कंट्रोल इंस्ट्रक्शन। जैसा कि फर्स्ट जो केस है, सीक्वेंस कंट्रोल में मशीन क्या करता है, जिस आर्डर में हम स्टेटमेंट को राइट करते हैं मशीन उसके आर्डर को प्रिजर्व करता है। मतलब जो स्टेटमेंट हम पहले लिखेंगे, जिस तरह से लिखेंगे, जिस आर्डर में हम स्टेटमेंट को राइट करते हैं उसी आर्डर में टॉप टू बॉटम मशीन क्या करता है, प्रोसेस करता है 1 बाई 1 इंस्ट्रक्शंस। सिलेक्शन में क्या करता है, जिस हम सिलेक्शन कंट्रोल इंस्ट्रक्शन में हम जिस स्टेटमेंट को प्रोसेस करना चाहते हैं कंडीशनली उसको हम जो है देते हैं, और रिपीटिशन या लूप में हम किसी स्टेटमेंट को बार बार प्रोसेस करना चाहते हैं तो उसके लिए हम जो है लूप कंट्रोल इंस्ट्रक्शन अप्लाई करते हैं। केस कंट्रोल में क्या करते हैं, अगर हमारे पास जो है सेट ऑफ ऑप्शन जो है ढेर सारे हैं तो हम चाहते हैं कि स्पेसिफिक कंडीशन के अकॉर्डिंग स्पेसिफिक जो है स्टेटमेंट प्रोसेस करें तो उसके लिए हम क्या करते हैं, केस कंट्रोल इंस्ट्रक्शन अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही था जो है, और इसको आप लोग देख लीजिएगा। इस चैप्टर का समरी क्या कहता है फर्स्ट का, कि द 3 प्राइमरी कांस्टेंट एंड वेरिएबल टाइप इन सी आर इंटीजर, फ्लोट एंड कैरेक्टर। ए वेरिएबल नेम कैन बी ऑफ मैक्सिमम 31 कैरेक्टर। एक कोई भी वेरिएबल नेम मैक्सिमम जो है 31 कैरेक्टर का हो सकता है। 31 से ज़्यादा भी कुछ कंपाइलर सपोर्ट करते हैं, लेकिन मोस्टली जो कंपाइलर होते हैं नए पुराने वो 31 कैरेक्टर्स लेंथ वेरिएबल को सपोर्ट करते हैं। ठीक है, इसलिए हम प्रीफर करेंगे जैसे भी हम वेरिएबल नेम बनाते हैं तो 31 कैरेक्टर से एक्सीड ना करे, जहाँ तक हम कोशिश करते हैं। अगला जो है समरी कहता है कि डू नॉट यूज कीवर्ड एज ए वेरिएबल नेम। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि कीवर्ड का इस्तेमाल हम वेरिएबल नेम में नहीं कर सकते क्योंकि उसका मीनिंग डिफाइंड है दूसरे काम के लिए। आगे कह रहे हैं समरी में कि एन एक्सप्रेशन में कंटेन एनी सीक्वेंस ऑफ कांस्टेंट वेरिएबल एंड ऑपरेटर। कोई एक्सप्रेशन है उसमें जो है सीक्वेंस ऑफ वेरिएबल कांस्टेंट और एक्सप्रेशन ऑपरेटर का हो सकता है, उससे कोई डजेंट मैटर। ऑपरेटर्स हैविंग इक्वल प्रेसिडेंस आर इवेल्युएटेड यूजिंग एसोसिएटिविटी। कोई ऑपरेटर्स है इक्वल प्रेसिडेंस है तो उसका जो है एसोसिएटिविटी के अकॉर्डिंग वो मशीन प्रोसेस करता है। लेफ्ट टू राइट एसोसिएटिविटी मीन्स the left operand of a operator must be unambiguous, whereas right to left associative means right operand of a operator must be
अनएम्बिगुअस, ठीक है। तो लेफ्ट एसोसिएटिविटी में होता क्या है, जो ऑपरेंड होता है ऑपरेटर से पहले उसको लेफ्ट ऑपरेंड बोलते हैं, और ऑपरेटर के बाद जो होता है उसको राइट ऑपरेंड बोलते हैं। तो लेफ्ट एसोसिएटिविटी में क्या करता है, मशीन ग्रुपिंग जो है लेफ्ट ऑपरेंड को पहले जो है करता है, और राइट में क्या करता है, राइट टू लेफ्ट करता है ग्रुपिंग। इसके बाद आते हैं इनपुट आउटपुट इन सी कैन बी अचीव्ड यूजिंग स्कैनफ फंक्शन एंड प्रिंटफ फंक्शन। तो कह रहे हैं कि स्कैनफ का हेल्प से हम डेटा को रीड करते हैं, डेटा को वेरिएबल में स्टोर करते हैं, और वेरिएबल में क्या है उसकी वैल्यू स्क्रीन पर देखना चाहते हैं आउटपुट डिवाइसेस पर, तो उसके लिए हम प्रिंट मेथड का यूज करते हैं। तो इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। इसके बाद हम बच्चों स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 2, जो कानितकर का सेकेंड इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, जिसका नाम है डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट, डिसीजन कंट्रोल इंस्ट्रक्शन। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर हम बात करने जा रहे हैं डिसीजन कंट्रोल। जैसा हम लोगों ने बताया डिसीजन कंट्रोल का क्या अर्थ है, डिसीजन कंट्रोल का स्टेटमेंट का यूज करके हम स्टेटमेंट के आर्डर को कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसमें बात करने जा रहे हैं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि वी विल नीड टू अल्टर आवर एक्शन इन द फेस ऑफ चेंजिंग सर्कमस्टांसेस। हम अपना जो है एक्शन जो है परिस्थितियों के अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं, करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। इफ द वेदर इज फाइन देन आई विल गो फॉर ए स्ट्रोल। तो कहने का मतलब क्या है कि जब मौसम सही होता है तब हम बाहर निकलते हैं। ह्यूमन बीइंग का नेचर है, जैसे हमें कहीं जाना होता है तो सबसे बड़ी बात क्या होता है, मौसम सही होना चाहिए, बरसात नहीं हो रहा तो हम कोशिश करते हैं। तो ये क्या एक कंडीशन है। जैसे हाईवे पर जा रहे हैं तो सबसे पहले हाईवे पर क्या होना चाहिए, रोड ओपन होना चाहिए, तभी नहीं जा पाएंगे। जैसे आप किसी चौराहे पे चले जाओ तो चौराहे पे क्या होता है, रेड लाइट अगर वहाँ पर ट्रैफिक पुलिस है या रेड लाइट के गाड़ी सिग्नल लगे हुए हैं, तो ऐसे सिचुएशन में क्या होता है, जैसे ही जो है सिग्नल मिलता है तो हम जो है रुक जाते हैं, जैसे सिग्नल मिलता है तो हम जाते हैं। तो ये सब क्या है, कंडीशंस है। उसी तरह से हमारा जो इंस्ट्रक्शन होता है, हम चाहते हैं कि स्पेसिफिक कंडीशन पर ये स्टेटमेंट चलना चाहिए, कंडीशन सही नहीं है तो ये नहीं चलना चाहिए, तो उसको हम इस तरह के स्टेटमेंट को, प्रॉब्लम को कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे आगे लिख रहे हैं कि इफ शी सेज नो आई वुड नॉट लुक एल्सवेयर, इफ यू लाइक दिस बुक आई वुड राइट द नेक्स्ट एडिशन। जैसे राइटर साहब लिख रहे हैं कि यदि आप इस बुक को पसंद करते हैं तब हम आगे इसका न्यू एडिशन राइट करेंगे, अगर आप पसंद नहीं करते हैं तो हम नेक्स्ट एडिशन राइट नहीं करेंगे। उसी तरह से बच्चों मैं आपके लिए बात करने जा रहा हूं कि जब आप मेरे बनाए हुए वीडियो को आप पसंद करेंगे तो अगला वीडियो लेक्चर मैं शूट करके आपके सामने लाऊंगा। अगर आपको अच्छा नहीं लगता तो मैं आपको वीडियो जो है शूट नहीं करूंगा जो है, ठीक है। तो बच्चों जो है अब इसमें हम लोग आगे बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। तो देखिए आगे क्या दे रहे हैं, राइटर साहब लिख रहे हैं कि सी लैंग्वेज टू मच बी एबल टू परफॉर्म डिफरेंट सेट ऑफ एक्शन डिपेंडिंग ऑन द सर्कमस्टांसेस। सी लैंग्वेज में हम जो है अलग अलग कंडीशन पर, अलग अलग जो है परिस्थितियों में अलग अलग जो है एक्शन करा सकते हैं। इन फैक्ट दिस इज व्हाट मेक इट वर्थ इट्स सॉल्ट। तो इसमें क्या कैसे ऐसा पॉसिबल है, सी हैज 3 मेजर डिसीजन मेकिंग इंस्ट्रक्शन। तो इसके लिए जो है सी लैंग्वेज क्या कर रहा है, 3 जो है मेजर डिसीजन मेकिंग जो है इंस्ट्रक्शन बनाया हुआ है, जिसमें पहला है इफ स्टेटमेंट।
दूसरा इन्होंने बनाया इफ एल्स स्टेटमेंट, और तीसरा बनाया स्विच स्टेटमेंट। तो डिसीजन मेकिंग के लिए जो है सी लैंग्वेज में जो है ब्रॉडली जो है इफ स्टेटमेंट बनाया गया, नेक्स्ट बनाया गया जो है इफ एल्स, और नेक्स्ट का नेक्स्ट बनाया गया स्विच स्टेटमेंट। और ए फोर्थ somewhat less important structure is the one that uses conditional operators। तो इसमें जो है एक और भी जो है डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट है जिसका नाम है कंडीशनल ऑपरेटर। तो कंडीशनल ऑपरेटर को भी हम जो है मतलब यूज ज़्यादा नहीं करते हैं, लेकिन सी लैंग्वेज में है। इसके हेल्प से भी हम जो है प्रोग्राम के जो प्रोसेसिंग का स्टेटमेंट है उसको अल्टर कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, बदल सकते हैं। जिस स्टेटमेंट को चाहे उस स्टेटमेंट को कंडीशनली जो प्रोसेस करा सकते हैं। तो सबसे पहले बच्चों आते हैं डिसीजन। तो देखिए यहाँ पर वही चीज़ यहाँ रिपीट किए हैं राइटर। इन द प्रोग्राम रिटन इन चैप्टर 1 वी हैव यूज्ड सीक्वेंस कंट्रोल इंस्ट्रक्शन इन विच वेरियस स्टेप्स आर एग्जीक्यूटेड सीक्वेंशियली। तो चैप्टर 1 में देखिए एक प्रोग्राम लिखा गया था जिसमें सिंपल इंटरेस्ट का प्रोग्राम था, जिसमें राइटर कह रहे हैं कि वहाँ पर जो प्रोग्राम लिखा गया है उसमें जो स्टेटमेंट प्रोसेस करता है मशीन वह सीक्वेंशियली करता है। मेन से एंट्री होती है सारे प्रोग्राम की, मशीन से आल प्रोग्राम का जो है रनिंग स्टार्ट करता है मेन फंक्शन से, और उसके बाद स्टेटमेंट बाई स्टेटमेंट मशीन क्या करता है टॉप टू बॉटम प्रोसेस करता है। और सी प्रोग्रामिंग में क्या होता है, जैसे एक सेमीकोलन पूरा होता है मशीन मानता है कि एक स्टेटमेंट हो गया, ऐसे आगे फिर क्या हुआ दूसरा स्टेटमेंट चलेगा। जैसे सेमीकोलन अगेन आ गया तो मान लेता है मशीन की दूसरा स्टेटमेंट हो गया। स्टेटमेंट को ही जो है इंस्ट्रक्शन कहते हैं। हम जो स्टेटमेंट राइट करते हैं मशीन के लिए वह इंस्ट्रक्शन का काम करता है, ठीक है। और इंस्ट्रक्शन एंड स्टेटमेंट को हम इंटरचेंजेबली जो है सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यूज करते हैं, ठीक है बच्चों। तो अब आते हैं तो जो आपको मेन पॉइंट पे आते हैं जहाँ पर हमें जो है सी लैंग्वेज में जो है 3 टाइप के जो है डिसीजन जो भी आपका मेन रूप से स्टेटमेंट है इफ एल्स कंडीशनल देखिए ऑपरेटर यहाँ आ गया है, और स्विच भी होता है। तो इनके हेल्प से हम जो है डिसीजन लेते हैं। अब आगे बात आएगा कि इफ सेंटेंस कैसे काम करता है। तो देखिए द इफ स्टेटमेंट लाइक मोस्ट सी लैंग्वेजेज C uses the keyword if to implement the decision control instruction। तो C लैंग्वेज में डिसीजन कंट्रोल इंस्ट्रक्शन को यूज करने के लिए इफ रियर वर्ड यूज करते हैं। इसका जनरल फॉर्म देखिए क्या होता है, इफ राउंड ब्रैकेट में लिखते हैं जिसको पैरेंथिस लैंग्वेज में बोलते हैं। द कंडीशन इज ट्रू, इसका क्या अर्थ है, इसमें हम कंडीशनल स्टेटमेंट राइट करेंगे राउंड ब्रैकेट के अंदर, उसके बाद स्टेटमेंट राइट करते हैं। इसको लिखा है राइटर एग्जीक्यूट दिस स्टेटमेंट सेमीकोलन। तो देखिए यहाँ पर ये जो सिंटैक्स लिखा है इसका अर्थ क्या है कि दिस कंडीशन इज ट्रू। जब कंडीशन ट्रू होगा तो स्टेटमेंट प्रोसेस करेगा, और कंडीशन ट्रू नहीं रहेगा तो प्रोसेस नहीं करेगा। आगे देखिए द कीवर्ड इफ टेल्स द कंपाइलर दैट व्हाट फॉलोज इज ए डिसीजन कंट्रोल इंस्ट्रक्शन। इफ जो है कंपाइलर को बताता है कि जो है क्या जो है करना है, स्टेटमेंट को प्रोसेस करना है कि नहीं। द कंडीशन फॉलोड द कीवर्ड इफ इज ऑलवेज इनक्लोज विद इन ए पेयर ऑफ पैरेंथेसिस। जो भी हमारे कंडीशंस होते हैं हमेशा पैरेंथिस में लिखे जाते हैं। इफ द कंडीशन व्हाट एवर इट इज ट्रू, कह रहे हैं कि जब कंडीशन ट्रू होता है तब जो है उसके बाद जो स्टेटमेंट होते हैं वह प्रोसेस करता है या एग्जीक्यूट करता है। इफ द कंडीशन इज नॉट ट्रू देन द स्टेटमेंट इज नॉट एग्जीक्यूटेड। यदि कंडीशन ट्रू नहीं होगा तो मशीन उसको एग्जीक्यूट नहीं करता। इंस्टेड द प्रोग्राम स्किप पास्ट इट। कंडीशन जब फॉल्स हो जाएगा तो
मशीन क्या करेगा, स्टेटमेंट को पास कर जाता है, छोड़ देता है, ये समझना आपको। बट हाउ डू वी एक्सप्रेस द कंडीशन itself in C, and how do we evaluate its true or falsity? कैसे हम पता करें कि कंडीशन ट्रू है कि फॉल्स। तो आगे चलते हैं। एज ए जनरल रूल वी एक्सप्रेस ए कंडीशन यूजिंग रिलेशनल ऑपरेटर्स। सी में जो है कंडीशन को एक्सप्रेस करने के लिए रिलेशनल ऑपरेटर का यूज करते हैं, ठीक है। The relational operator allow us to examine two value to see whether they are equal to each other, unequal, or whether one is greater than other। तो इस तरह का जो चीज़ें होती है, मतलब कंडीशनल चीज़ें जो है हम रिलेशनल ऑपरेटर का यूज करके दे सकते हैं, जिसमें आपको यहाँ पर देखिए दिया हुआ है एक टेबल में, जिसमें आपको यहाँ पर देखिए टेबल ध्यान से देखें। अगर x एंड y दो ऑपरेंड हैं, दो नंबर हैं, दो वैल्यू हैं, तो अगर हमें चेक करना है कि दोनों बराबर हैं, सही है, तो x इसको कैसे पढ़ते हैं, x इज इक्वल टू y। सपोज करिए x की वैल्यू 5 है, y की वैल्यू 5 है, तो मशीन क्या करेगा, दोनों की वैल्यू पुट करेगा, x के स्थान पर 5, y के स्थान पर 5 रखेगा। अगर इक्वल है तो मशीन को क्या समझ में आएगा कि यह कंडीशन ट्रू है। सपोज करिए x नॉट इक्वल टू y है, जैसे सपोज करो x की वैल्यू 5 है, y की वैल्यू 6 है, तो ऐसे सिचुएशन में हमें चेक करना है कि x नॉट इक्वल टू 5, ये सही है। तो ऐसे सिचुएशन में हमें जो है लिखना पड़ेगा x इज नॉट इक्वल टू y। अच्छा, x की वैल्यू लेस देन y है, तो ऐसे सिचुएशन में लिखना पड़ेगा x, ये सिंबल बनाना होगा x इज लेस देन y। ग्रेटर देन का सिंबल बनाना होगा, देखिए इसका सिंबल देख लीजिए, x इज लेस देन और इक्वल टू 5y। तो यहाँ पर जो रिलेशन ऑपरेटर है, इसकी हेल्प से हम पता कर सकते हैं कि कोई भी कंडीशन ट्रू होगा कि फॉल्स, ठीक है। आगे चलते हैं। तो रिलेशनल ऑपरेटर का यूज करके आप निकाल सकते हैं कि दो ऑपरेंड की वैल्यू जो है बराबर है कि नहीं, लेस देन है कि नहीं, ग्रेटर देन है कि नहीं, लेस देन आर इक्वल टू है कि नहीं, ग्रेटर देन आर इक्वल टू है कि नहीं। तो इसका हेल्प करके आप निकाल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए एक छोटा सा प्रोग्राम, डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ इफ स्टेटमेंट। देखिए मैंने मेन फंक्शन में यहाँ पर लिया एक वेरिएबल इंटीजर टाइप का जिसका नाम है नम। अब एक प्रॉम्प्ट लिखा, इंटर ए नंबर लेस देन 10। हमने मैसेज राइट किया जो कि प्रोग्राम चले, जब रन करे तो स्क्रीन पर आ जाए इंटर ए नंबर लेस देन 10। अच्छा, जब मैसेज कंप्यूटर पर स्क्रीन पर शो करेगा तो ऑपरेटर जब देखेगा तो तुरंत समझ जाएगा कि ऐसा नंबर टाइप करना है जो 10 से छोटा है, तभी तो सही होगा। तो मान लेते हैं उन्होंने कोई नंबर टाइप कर दिया। अब नंबर छोटा है कि नहीं इसको टेस्ट करना है, तो इसके लिए हमें लगाना होगा डिसीजन मेकिंग इंस्ट्रक्शन। कैसे लिखेंगे, नम की वैल्यू जो है लेस देन आर इक्वल टू अगर चेक करना है तो नम इज लेस देन आर इक्वल टू 10। अगर यह कंडीशन ट्रू होगा तो मशीन का कंट्रोल क्या करेगा, जो इसके बाद जो पिन मेथड है उसको प्रोसेस करेगा। तो लिखा देखिए, व्हाट एन ओबीडियंट सर्वेंट यू आर। तो यहाँ जो भी स्टेटमेंट लिखा हुआ है मशीन क्या करेगा, इसको प्रोसेस करेगा। अगर हम लिख दें कि नम इज लेस देन 10 तो मशीन क्या प्रिंट करेगा, नम इज लेस देन 10, ठीक है। आगे देखें आप लोग, ऑन एग्जीक्यूशन ऑफ दिस प्रोग्राम इफ यू टाइप ए नंबर लेस देन आर इक्वल टू 10 you get a message on the screen through printf method. If you type some other number
that does not do anything, the flowchart would help you to understand the control of in program. तो देखिए यहाँ पर कह रहे हैं कि जब आप नंबर 10 से लेस देन और इक्वल टू टाइप करेंगे तो क्या होगा, जो प्रिंट मेथड है वह मशीन प्रोसेस करेगा और उसमें जो मैसेज है स्क्रीन पर शो करेगा। यदि आप 10 से ग्रेटर वैल्यू टाइप करेंगे तो कोई स्टेटमेंट प्रोसेस नहीं होगा, मशीन उस स्टेटमेंट को स्केप कर देगा, बाईपास कर जाएगा। ठीक है, तो हम लोग यहीं पढ़ रहे हैं ना, डिसीजन मेकिंग, जब कंडीशन ट्रू होगा तो स्टेटमेंट प्रोसेस करेगा, फॉल्स होगा तो स्केप कर जाएगा। इसका देखिए फ्लो चार्ट स्टार्ट करते हैं। रोम्बस में जो है लिखते हैं प्रिंट इंटर ए नंबर लेस दैन 10। इसके बाद जो है रोम्बस में हम क्या करते हैं, इनपुट नम लिया, नंबर नम में ए वैल्यू स्टोर किया। अब डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट अप्लाई करते हैं, उसके लिए डिसीजन डायमंड सिंबल यूज करते हैं, जिसमें इज लिखा, नम ग्रेटर देन 10 एस है तो प्रिंट कराया। क्या प्रिंट कराया, जो वहाँ पर प्रिंट मेथड में लिखे हैं, व्हाट एन ओबीडियंट सर्वेंट यू आर, आप कितने आज्ञाकारी सर्वेंट हैं। अगर नो पर क्या है, नो पर हमने जो है कुछ नहीं प्रिंट कराया और सीधे सीधे बबल में मिला दिया और उसके बाद स्टॉप कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पर आपने देखा कि इस इफ़ के हेल्प से हम किसी भी कंडीशन को, किसी भी स्टेटमेंट को कंडीशनली प्रोसेस करा सकते हैं। जब आपको इस तरह का जो है सिचुएशंस आए कि ओनली ट्रू पार्ट के अकॉर्डिंग वर्क करना है तो आप इफ स्टेटमेंट अप्लाई करेंगे। ठीक है, अब आगे एक दूसरा प्रोग्राम देखते हैं। इन्होंने राइटर ने लिखा है कि एक परचेजिंग कर रहे हैं, 1000 से ज़्यादा का परचेजिंग करेंगे तो 10% का डिस्काउंट मिल रहा है। तो कह रहे हैं कि क्वांटिटी और यूनिट प्राइस इंटर करना है, तो टोटल खर्च कितना लग रहा है उसको कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हमने क्या बनाया, सबसे पहले फ्लो चार्ट में स्टार्ट करते हैं। डिस्काउंट के लिए एक जो है वेरिएबल बना रहे हैं जिसकी वैल्यू 0 ले रहे हैं। इनपुट क्या करना है, क्वांटिटी और रेट ऑफ इंटरेस्ट लेना है। और जो क्वांटिटी है 1000 से ज़्यादा का अगर है तब डिस्काउंट 10%, नहीं है तो कोई डिस्काउंट नहीं। और टोटल कितना आएगा, क्वांटिटी इंटू रेट माइनस क्वांटिटी रेट डिस्काउंट बाई 100। डिस्काउंट को घटा दे रहे हैं। अगर जो है राइट एस के थ्रू आएगा तो डिस्काउंट होगा, लेफ्ट से नो पर रहेगा तो डिस्काउंट 0 रहेगा। और इसके बाद जो वैल्यू जो भी आएगा उसको प्रिंट करा देंगे। ठीक है, इसका हमने प्रोग्राम बनाया। यहाँ पर इंट टाइप का 2 वेरिएबल बनाया, क्वांटिटी QTY, डिस्काउंट के लिए DIS, इसकी वैल्यू 0 लिया। फ्लोट टाइप का रेट लिया और टोटल वैल्यू लिया। उसके बाद इंटर क्वांटिटी एंड रेट, इसको कीबोर्ड से इंटर कराया। क्वांटिटी जो है इंटीजर में है इसलिए इसका फॉर्मेट स्पेसिफायर %d है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट फ्लोट में है, रियल वैल्यू है, तो इसका जो फॉर्मेट स्पेसिफायर है %f लगाया। एड्रेस वेरिएबल नेम क्वांटिटी, एड्रेस वेरिएबल नेम रेट लगाया, बीच में कामा लगा दिया। अब आगे देखिए चेक कर रहे हैं, इफ क्वांटिटी ग्रेटर देन 1000 डिस्काउंट 10। ठीक है, अदरवाइज और टोटल यहाँ से कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, देखिए वहाँ पर 10% है तो यहाँ देखिए 10 डी इसकी वैल्यू 10 लिख देगा। 10/100 का अर्थ है 10%। ठीक है, तो हमने यहाँ पर कैलकुलेट कर लिया, टोटल एक्सपेंसेस आ गया, जो भी टोटल आएगा वैल्यू वो आपका यहाँ पर इवैल्यूएट हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रोग्राम में इतना ही।
इसके बाद जो है आते हैं रियल थिंग। देखिए यहाँ पर जो रियल थिंग क्या है, कैसे मतलब कि यह इफ स्टेटमेंट कैसे काम करता है। तो देखिए इसका जो फॉर्मेट होता है, इफ पैरेंथिस में कंडीशन होता है, उसके बाद स्टेटमेंट होता है। ट्रूली स्पीकिंग द जनरल फार्म इज एज। देखिए इसका जो जनरल फार्म है लैंग्वेज का कैसे है, इफ एक्सप्रेशन, उसके बाद स्टेटमेंट। तो जहाँ कंडीशन है वहाँ पर कोई एक्सप्रेशन भी हो सकता है, ठीक है। तो कोई भी इवेल्युएटेड एक्सप्रेशन की वैल्यू अगर नॉन जीरो है तो मशीन सी प्रोग्रामिंग में क्या समझता है, ट्रू। अगर जीरो आ गया तो उसको फॉल्स समझता है। और नॉन जीरो का अर्थ है कि जीरो को छोड़ करके कोई भी इवेल्युएटेड वैल्यू आएगा, रिजल्ट आएगा, उसको मशीन क्या मान लेगा, ट्रू। जैसे 1 हम टाइप करें तो ट्रू हो जाएगा, 100 टाइप करें ट्रू हो जाएगा, 200 ट्रू, -1 ट्रू, 5 ट्रू। कोई भी वैल्यू जो जीरो नहीं है ट्रू। अगर जीरो पास कर देंगे तो मशीन क्या समझ जाएगा कि कंडीशन क्या हो गया, फॉल्स। फॉल्स केस में जो हमारा स्टेटमेंट है उसके बाद उसको मशीन स्केप कर देगा, उसको प्रोसेस नहीं करेगा। अब जैसे आगे देखते हैं दूसरा एग्जाम्पल, इफ राउंड ब्रैकेट में जो जिसे हम पैरेंथेसिस कहते हैं उसमें हम एक्सप्रेशन को राइट कर सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर लिखा गया 3 + 2 मॉडुलो डिवीजन 5। तो देखिए मॉडुलो डिवीजन का जो रैंकिंग है हाई होता है। ऐसे सिचुएशन में होगा क्या, 2 में जब मॉडुलो डिवीजन 5 करेंगे तो 2 में जब 5 से मॉडुलो डिवीजन करेंगे तो क्या होगा, 2 रिमाइंडर आएगा। और जब 2 रिमाइंडर को जब 3 में ऐड करेंगे तो 5 हो जाएगा। और मैंने क्या बताया जो है कि सी प्रोग्रामिंग में कंडीशन के स्थान पर कोई भी नॉन जीरो अगर वैल्यू आ रहा है तो मशीन क्या समझता है, वो ट्रू है। तो उसके फॉलो जो स्टेटमेंट हो गए उसको प्रोसेस करेगा। तो देखिए यहाँ स्टेटमेंट क्या है, इसका प्रिंट एफ लिखा है डबल कोट्स में, दिस वर्क सेमीकोलन। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, तो दिस वर्क क्या होगा आपके स्क्रीन पर शो करेगा। अगर इसको जो है मेन फंक्शन के अंदर इसको इस 2 लाइन को आप क्या करेंगे, राइट करके रन कराएंगे। अगला एग्जांपल देखिए, इफ ए असाइनमेंट 10। अब देखिए यहाँ पर क्या है, जो दूसरा एग्जांपल है ए में कितना वैल्यू स्टोर हो रहा है, 10। तो देखा जाए तो यहाँ पर जो ए की वैल्यू है नॉन जीरो है। नॉन जीरो मीन्स क्या, ट्रू, मतलब करेक्ट। तो ये भी क्या होगा, जब आप इसको कराएंगे तो इवन दिस वर्क, ये भी वर्क करेगा, मतलब जो भी प्रिंट मेथड में लिखा हुआ या इस मैसेज स्क्रीन पर शो करेगा। अगला देखिए एग्जांपल, इफ राउंड ब्रैकेट में -5 है तो -5 भी क्या है, जीरो नहीं ना है, जीरो नहीं है तो वो भी क्या है, ट्रू है। तो मशीन क्या करेगा, इसको प्रोसेस करेगा। तो प्रिंट मेथड में जो मैसेज लिखा हुआ सरप्राइजिंगली इवन दिस वर्क कह रहा है, ये भी वर्क करेगा, सही बात है। तो यहाँ पर आपने देखा जो मैंने बताया यही थियरी में लिखा हुआ है, ठीक है। अब इसके बाद बच्चों आते हैं मल्टीपल स्टेटमेंट विद इन इफ। तो देखिए जब हमें एक कंडीशन टेस्ट करना है तो एक सिंगल इफ लगाएंगे। ऐसा हो सकता है कि हमें जो है कई कंडीशन टेस्ट करने के बाद कोई काम करना हो। ऐसे सिचुएशन में हम क्या करेंगे, मल्टीपल इफ स्टेटमेंट का यूज करेंगे। बात समझ में आया। तो कैसे करेंगे, जैसे हम एक इफ स्टेटमेंट लगाते हैं उसके ब्लॉक में दूसरा इफ स्टेटमेंट लगा देंगे। अगेन कोई और आ रहा है तो कहने का अर्थ यह है, वन इफ स्टेटमेंट कंटेन्स another if statement, another if statement contain next another statement। तो इसको हम आगे जो है डायग्राम से चेक कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एक प्रोग्राम दे रहे हैं कि द करंट ईयर एंड ईयर इन विच एम्प्लॉई ज्वाइन द ऑर्गेनाइजेशन आर इंटर थ्रू द कीबोर्ड। करंट ईयर और किस ईयर में कोई एम्प्लॉई किसी ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइन किया है, ईयर
कीबोर्ड से इंटर किया जा रहा है, इफ नंबर ऑफ ईयर फॉर विच एम्प्लॉय हैज सर्व द ऑर्गेनाइजेशन इज ग्रेटर देन 3। तो यहाँ पर देखिए कह रहे हैं कि कोई एम्प्लॉई किसी ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइन कर रहा है तो उसका कब ज्वाइन कर रहा है, और करंट ईयर जो है वो भी जो है हम कीबोर्ड से ले रहे हैं। और कह रहा है राइटर की, जब हम क्वेश्चन के थ्रू कह रहे हैं कि जब 3 इयर्स, जब 3 साल से ज़्यादा हो जाएगा तो एम्प्लॉय को 2500 का बोनस दे रहे हैं। इफ द ईयर ऑफ सर्विस इज नॉट ग्रेटर देन 3 देन प्रोग्राम शुड डू नथिंग। तो कह रहे हैं कि ईयर एंड करेंट ज्वाइनिंग ईयर दोनों कीबोर्ड से लिया जा रहा है। हमें बताना है कि 3 साल से ज़्यादा हो जाएगा तो एम्प्लॉय को 2500 रुपये का बोनस देना है। इसके लिए हमें प्रोग्राम बनाना है। तो इसके लिए क्या करेंगे बेटा, INT बोनस, करेंट ईयर, ईयर ऑफ ज्वाइनिंग, ईयर ऑफ सर्विस हमें निकालना, मतलब कि वेरिएबल बनाए हैं। इसके हेल्प से हम क्या करेंगे, कब ज्वाइन किए, करंट ईयर कितना चल रहा है, डिफरेंस निकाल लेंगे। तो 3 साल से ज़्यादा होगा तो बोनस देंगे, नहीं होगा तो नहीं देंगे, और क्या। तो देखिए लिखा है प्रिंट मेथड में इंटर करंट ईयर एंड ईयर ऑफ ज्वाइनिंग। ठीक है, मान लेते हैं कोई एम्प्लॉय जो है 2019 में ज्वाइन किया, ठीक, और 2022 चल रहा है। जैसे 3 साल कंप्लीट हो गया, 2019 में कोई एम्प्लॉय ज्वाइन किया, 2022 चल रहा है, 3 साल जैसे हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, उस एम्प्लॉय को 2500 रुपये बोनस देंगे। तो बोनस में कितना आ जाएगा, 2500 रुपये। तो देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं, ईयर ऑफ सर्विस कैसे निकाल लेंगे, करंट ईयर में से ईयर ऑफ ज्वाइनिंग घटा देंगे तो आ जाएगा। और डिसीजन देखिए क्या लगा रहे हैं, ईयर ऑफ सर्विस ग्रेटर देन 3। अगर यह कंडीशन ट्रू होगा, ईयर ऑफ सर्विस ग्रेटर देन 3 होगा, तब बोनस की वैल्यू कितना कर देंगे, 2500, और इसको पिन करा देंगे तो पिन कर देगा। और इफ को क्लोज कर दिया, मेन को क्लोज कर दिया। तो यहाँ पर इस प्रोग्राम की हेल्प से क्या बताया गया कि जब हमारा सर्विस का ईयर है, जो डिफरेंस है ज्वाइनिंग एंड करंट ग्रेटर देन 3 होगा तो 2500 का बोनस हमें पिन कराएंगे, उसको पिन देना होगा, देंगे। तो ये हम लोग इस तरह का जो टेस्ट करना होगा तो डिसीजन मेकिंग इफ अप्लाई करके कर सकते हैं। ठीक है, आगे बच्चों उसी का फ्लो चार्ट है, स्टार्ट किया और इनपुट क्या करना है उसको जो है रोम्बस बॉक्स में बनाते हैं। क्या क्या कीबोर्ड से लिया गया, करंट ईयर के लिए वेरिएबल बनाया CY कामा, ईयर ऑफ ज्वाइनिंग के लिए लिखा YOJ। इनके डिफरेंस से जो है हमारा ईयर ऑफ सर्विस निकल गया। और जब कंडीशन ट्रू हो रहा है, एस हो रहा है, तो बोनस देखिए हम डायग्राम में दिखा रहे हैं कि 2500 का देंगे। 1 मिनट बच्चों, यहाँ पर 1 सेकेंड, सॉरी 1 मिनट के लिए स्क्रीन इंटरप्ट हो गया था। तो बच्चों देखिए ये आपका जो है फ्लो चार्ट है, और इसके बाद जो है हमने इसका प्रोग्राम आपको समझाया कैसे जो है कंडीशन जो है आपका आगे बढ़ जाता है तो घटाते हैं। ठीक है, इसके बाद जो है हमने जो है सर्विस का डिफरेंस का बोनस दिखाया। ठीक है, इसके बाद जो है इसका फ्लो चार्ट बताया गया। अब इसके बाद बच्चों आते हैं इफ एल्स स्टेटमेंट पर आते हैं। तो अभी तक हमने क्या देखा, इफ स्टेटमेंट में हम क्या करते हैं, जब हमें जो है किसी स्टेटमेंट को ट्रूली प्रोसेस करना है तो इफ अप्लाई करते हैं। ठीक है, ऐसा हो सकता है कि किसी स्टेटमेंट को जब ट्रू हो तो दूसरा मैसेज दें, और फॉल्स हो, रॉन्ग हो तो दूसरा मैसेज। कहने मतलब कि हम जो है फॉल्स पर भी जो है
स्टेटमेंट प्रोसेस करना चाहते हैं और ट्रू पर भी, तो ऐसे सिचुएशंस में इफ एल्स डिसीजन मेकिंग इंस्ट्रक्शन का यूज करेंगे। जब हम चाहते हैं कि कोई स्टेटमेंट ट्रू हो तो यह आंसर आए और फॉल्स हो तो रॉन्ग आंसर बताए, है ना। हम जब दोनों केस को हैंडल करेंगे तो ऐसे सिचुएशंस में हम क्या करते हैं, ट्रू फॉल्स के केस में इफ एल्स, इफ जो है ट्रू को रिलेट करता है और एल्स जो है फॉल्स को रिलेट करता है। द इफ स्टेटमेंट बाय इटसेल्फ विल एग्जीक्यूट ए सिंगल स्टेटमेंट आर ए ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट व्हेन द एक्सप्रेशन फॉलोड इफ इवेल्युएट्स टू ट्रू। ये कह रहे हैं कि इफ के हेल्प से हम जो है सिंगल और ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट को प्रोसेस करा सकते हैं जब हमारा स्टेटमेंट क्या होगा, ट्रू होगा। ठीक है। इज डज नथिंग व्हेन एक्सप्रेशन इवेल्युएट टू फॉल्स, यह जो है कुछ नहीं करता जब हमारा कंडीशन क्या होता है, फॉल्स हो जाता है। कैन वी एग्जीक्यूट वन ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट इफ द एक्सप्रेशन इवेल्युएट्स टू ट्रू एंड अंडर ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट इफ द एग्जीक्यूशन इवेल्युएट्स टू फॉल्स। ऐसा हो, अब आगे बात करने जा रहे हैं कि ऐसा हो सकता है कि हम जब स्टेटमेंट एक ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट तब प्रोसेस कराएं जब कंडीशन ट्रू हो, दूसरा स्टेटमेंट या दूसरा ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट तब प्रोसेस कराएं जब हमारा कंडीशन क्या हो, फॉल्स हो। तब ऐसे सिचुएशंस में हम क्या करेंगे, इफ एल्स स्टेटमेंट अप्लाई करते हैं। और यहाँ पर एल्स क्या है, एल्स जो है डिपेंड होता है इफ पर। एल्स को हम जो है अलग से डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते। इफ को हम जो है, इफ इंडिपेंडेंट है लेकिन एल्स हमारा क्या है, डिपेंडेंट ऑन इफ। अब आगे देखते हैं बच्चों, जैसे देखिए लिखा है एक क्वेश्चन, इफ हिज बेसिक सैलरी इज लेस देन 1500 देन HRA 10% ऑफ बेसिक सैलरी एंड DA 90% ऑफ बेसिक सैलरी। इफ हिज सैलरी इज आइदर इक्वल टू आर above 1500 देन HRA 500 DA 98% ऑफ बेसिक सैलरी। ये क्वेश्चन है। तो यहाँ पे कह रहे हैं, देखिए दो कंडीशन हो गया ना यहाँ पर। अब देखिए दो कंडीशन दिया गया है, 1500 से क्या है, लेस देन है, तो उसके लिए जो है HRA हाउस रेंट अलाउंस एंड डियरनेस अलाउंस, मतलब कि घर का किराया भत्ता और महंगाई भत्ता अलग है। लेकिन जब किसी का बेसिक सैलरी जो है 1500 से ज़्यादा है, 1500 या के बराबर या उससे ज़्यादा है, तो ऐसे केस में हाउस रेंट जो है 500 दे रहे हैं और डियरनेस अलाउंस कितना दे रहे हैं, बेसिक सैलरी का 98% दे रहे हैं। ठीक है। तो इसको देखिए हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर दो केस हो गया। तो सबसे पहले हम लोग कमेंट लिखते हैं, जिसको /* के अंदर राइट करते हैं। जैसे यहाँ प्रोग्राम का नाम क्या है, कैलकुलेशन ऑफ ग्रॉस सैलरी। ग्रॉस सैलरी मतलब कि रिजल्टेंट सैलरी जो हम निकाल रहे हैं, तो सबसे पहले हमने जो है फ्लोटिंग टाइप का 4 वेरिएबल बनाया जिसका नाम है BS बेसिक सैलरी, GS ग्रॉस सैलरी, DA क्या है, डियरनेस अलाउंस है, HRA क्या है, हाउस रेंट अलाउंस। तो सबसे पहले हमने क्या किया, बेसिक सैलरी को कीबोर्ड से लिया। उसके लिए हमने एक प्रॉम्प्ट लिखा, इंटर बेसिक सैलरी, उसके बाद स्कैनर फंक्शन के हेल्प से %f लगाया डबल कोट्स में, उसके बाद कामा लगाया, उसके बाद एड्रेस ऑपरेटर BS। तो इस जब हमारा प्रोग्राम रन करेगा तो क्या करेगा, सबसे पहले स्क्रीन पर आएगा इंटर बेसिक सैलरी, तो कोई भी ऑपरेटर क्या करेगा, टाइप कर देगा। तो जो जैसे हम कोई सैलरी जो है 400 डाल दिया, 500 डाल दिया, 1400 डाल दिया, कोई दिक्कत नहीं है। 1500 जैसे डालेंगे तो मतलब यहाँ पर दो कैटेगरी है, 1500 से कम और 1500 से ऊपर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इफ बेसिक सैलरी लेस देन 1500। तो अब यहाँ पर देखिए क्या है, जब 1500 से कम है तो उस केस में
हाउस रेंट अलाउंस कितना मिल रहा है, बेसिक सैलरी का 10%। तो इसको हम सी प्रोग्रामिंग में कैसे राइट करेंगे, HRA असाइनमेंट बाई BS मल्टीप्लाई के लिए एस्टेरिस्क सिंबल लगाएंगे 10/100। DA कितना है, DA 90% दे रहे हैं, तो DA असाइनमेंट बाई BS एस्टेरिस्क 90 डिवाइडेड बाई 100। एल्स में कितना, एल्स में HRA 500 है, तो HRA डायरेक्ट 500 राइट कर देंगे। और DA 90% दे रहे हैं, DA असाइनमेंट बाई BS एस्टेरिस्क 98%। 98% का अर्थ है 98 डिवाइड के लिए सी प्रोग्रामिंग में स्लैश सिंबल यूज करते हैं, /100 सेमीकोलन। तो इन ब्लॉक को, एल्स ब्लॉक को क्लोज किया, ऊपर जो है इफ ब्लॉक को क्लोज किया। उसके बाद हम आते हैं ग्रॉस सैलरी में आते हैं, नेट सैलरी में आते हैं। तो नेट सैलरी कैसे मिलकर बना होता है, गवर्नमेंट कैसे देती है, बेसिक सैलरी में हाउस रेंट को ऐड करती है और महंगाई भत्ता को ऐड करती है। तो इस तरह से जो भी हमारा इवेल्युएटेड रिजल्ट होगा वह GS में आ जाएगा और GS की वैल्यू को हम प्रिंट मेथड से डिस्प्ले कराकर चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रोग्राम में ये हो गया। आप जो है इसको जो है अलग अलग जो है डेटा वैल्यू लेकर के आप इसको देखिए, इसका फ्लो चार्ट है। फ्लो चार्ट में जो है यहाँ पर इनपुट कराया जा रहा है, इनपुट के लिए बेसिक सैलरी पर सारी चीज़ें डिपेंड है, तो इसलिए यहाँ पर सिंगल जो है रोम्बस में हमने इनपुट क्या कराया, बेसिक BS इज BS लेस देन 1500, लेस देन होगा तो HRA क्या होगा, HRA 500 है और DA आपका क्या है। तो जो भी कंडीशन है यहाँ पर देखिए लिखा नहीं है, ट्रू फॉल्स यहाँ पर देखिए मिस हो गया, तो इसको आप समझ जाना कि एक तरफ जो है राइट साइड जो है, ठीक है, ट्रू लिख देना है, लेफ्ट साइड जो है फॉल्स लिख देना है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा हो जाएगा। इस तरह से हम जो है ग्रॉस सैलरी को, नेट सैलरी को कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर इफ और एल्स कैसे प्रोसेस करता है। एक समय में कोई एक ही प्रोसेस करेगा, आइदर इफ और एल्स। जब कंडीशन हमारा ट्रू होता है तो इफ ब्लॉक प्रोसेस करता है। सपोज करिए कंडीशन हमारा फॉल्स हो गया, तब एल्स ब्लॉक प्रोसेस करेगा। ठीक है, तो देखिए यहीं सब लिखा हुआ है, एज इफ स्टेटमेंट द डिफॉल्ट स्कोप ऑफ एल्स इज आल्सो द स्टेटमेंट इमीडिएटली आफ्टर एल्स। तो देखिए इफ का जो डिफॉल्ट स्टेटमेंट होता है एल्स होता है। ठीक है, और इफ ऑप्शनल होता है। अगर इफ को, एल्स को हटा दें, सॉरी मैंने गलत बोला, सॉरी, एल्स ऑप्शनल होता है। एल्स को हम हटा सकते हैं लेकिन इफ को नहीं हटा सकते। एल्स को हटाएंगे तो वह फर्स्ट पार्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, हमारा इफ स्टेटमेंट हो गया। ठीक है, अब बच्चों आगे बात करने जा रहे हैं नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट। देखिए नेस्टेड का अर्थ होता है कि वैसा ही जो है उसके अंदर एक दूसरा आ जाए। इट इज अ perfectly all right if we write an entire if construct within either the body of if or the body of else. This is called nesting of if. तो यहाँ पर कह रहे हैं कि किसी डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट के अंदर इफ एल्स, हमने जो है मान लीजिए कि इफ स्टेटमेंट, इफ एल्स स्टेटमेंट का यूज कर रहे हैं, उसके ब्लॉक में वैसा ही दूसरा इफ एल्स आ जाए, तो इस तरह का ये जो एक नया स्ट्रक्चर बनता है उसे हम कहते हैं नेस्टिंग ऑफ इफ एल्स स्टेटमेंट्स। ठीक है, तो इसको हम लोग आगे देखते हैं। जैसे एक प्रोग्राम देख लेते हैं नेस्टिंग ऑफ इफ एल्स का। एक मेन फंक्शन बनाया जिसमें एक इंटीजर वेरिएबल बनाया, उसकी वैल्यू को इंटर आइदर 1 और 2, हमने एक वेरिएबल यहाँ पर लिख दिया कि आइदर आप 1 प्रेस करें या 2 करें। उसकी वैल्यू को कीबोर्ड से जो है इसका ना फंक्शन लगा करके वेरिएबल में असाइन कर लिया। इसके बाद चेक किया इफ i = 1,
यू वुड गो टू हेवन, आप स्वर्ग में जाना चाहोगे, ये मैसेज प्रिंट होकर के आ जाएगा। एल्स में क्या आएगा, इफ आई इज इक्वल टू 2, ही वॉज क्रिएटेड विथ यू इन माइंड, हेल वॉज क्रिएटेड विथ यू इन माइंड। और जब देखिए, जब आप 1 टाइप करेंगे तो 1 से मैच कर जाएगा, तो पहला स्टेटमेंट इफ वाला प्रोसेस कर जाएगा। सपोज करिए कि आप 2 टाइप किए हैं, तब तो नीचे वाले केस में आ जाएगा, और नीचे जैसे आएगा इफ आई इक्वल टू 2 से मैच करेगा तो हेल वाज क्रिएटेड विथ यू इन माइंड, ये मैसेज जो है आपके स्क्रीन पर शो करेगा, क्योंकि यही स्टेटमेंट मशीन प्रोसेस करेगा। अब सपोज करिए आपने इस प्रोग्राम को चलाया और आपने क्या लिखा, आपने जो टाइप किया, आपने 1 और 2 नहीं टाइप किया, 3 टाइप कर दिया। ऐसे सिचुएशंस में आपका मशीन क्या करेगा, ऊपर मैच नहीं करेगा तो एल्स में आ जाएगा, और एल्स में जैसे आएगा तो इफ पर कंडीशन फॉल्स हो जाएगा, एल्स के अंदर जो इफ है उस पर कंडीशन फॉल्स हो जाएगा। तो इसके बाद क्या हो जाएगा, इनर जो है इफ के एल्स में आ जाएगा मशीन कंट्रोल। और यहाँ पर लिखा है हाउ अबाउट मदर अर्थ, हाउ अबाउट मदर अर्थ जो मैसेज है ये आपके जो है स्क्रीन पर, डॉस स्क्रीन पर जब इस प्रोग्राम को रन कराएंगे तो शो करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या देखा, नेस्टिंग ऑफ इफ एल्स स्टेटमेंट को देखा। ठीक है, तो वैसा ही एक अंदर आ जाए तो इसको बोलते हैं नेस्टिंग ऑफ इफ एल्स। अब कुछ और इफ के फार्म है उसको चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट फार्म कह रहे हैं कि इफ राउंड ब्रैकेट जिसको पैरेंथेसिस बोलते हैं, कंडीशन लिखते हैं, उसके बाद डू दिस। तो कंडीशन जो है इफ में ट्रू रहता है तो जो भी स्टेटमेंट होगा उसको प्रोसेस करेगा। अब देखिए सेकंड बी केस में क्या है, इफ राउंड ब्रैकेट में कंडीशन, लेकिन देखिए यहाँ कर्ली ब्रेस ओपन और क्लोज लग गया, डू दिस एंड दिस। इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ यह है कि यहाँ पर मल्टीपल स्टेटमेंट हैं। जो सेकंड बी का इफ का सिंटैक्स है, यहाँ पर ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट है। जैसे ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट या मोर देन 1 स्टेटमेंट आएंगे तब आपको स्टार्टिंग एंड क्लोजिंग ब्रेस लगाना जरूरी होगा। ठीक है बच्चों, अब देखिए तीसरा केस क्या कहता है, इफ कंडीशन डू दिस एल्स डू दिस। यहाँ पे कह रहे हैं कि जब कंडीशन हमारा जो है ट्रू होगा तो डू दिस इफ का पार्ट चलेगा, और एल्स में क्या होता है, जब हमारा इफ का पार्ट, जब कंडीशन फॉल्स होता है तभी एल्स की पार्ट में मशीन कंट्रोल आता है। तो ये सिंटैक्स है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जब इफ एंड एल्स के स्टेटमेंट सिंगल होंगे तब हम जो है स्टेटमेंट को विदाउट ब्लॉक में लिखेंगे। हालांकि ब्लॉक लगा देंगे तो कोई गलती नहीं होगा, लेकिन जो है अगर ऐसा लिखा है तो आपको समझ जाना है कि मशीन का कंट्रोल जो है बस फर्स्ट स्टेटमेंट को केयर करेगा, और आपको कंडीशनली जो है ऑल स्टेटमेंट को प्रोसेस करना है। तब इफ कंडीशन स्टार्ट कर्ली ब्रेस में डू दिस, आगे जो है देखिए एंड दिस कर्ली ब्रेस क्लोज। इसके बाद एल्स ब्लॉक में आइए तो यहाँ पर फिर जो है कर्ली ब्रेस स्टार्ट, और स्टेटमेंट लिखते जाओ, स्टेटमेंट 1 2 3 4 5 जो भी लिखना है, उसके बाद कर्ली ब्रेस क्लोज कर दो। तो यह आपका जो है अगला तरीका हो गया इफ एल्स का। अब इसके बाद आगे आते हैं और क्या क्या डिफरेंस हो सकता है लिखने का। इफ कंडीशन डू दिस, मान लेते हैं कि हमारे पास जो है ट्रू ऑप्शन में एक ही स्टेटमेंट है, तब हमने क्या कराया, कोई ब्लॉकिंग में नहीं लिखा, इफ के स्टेटमेंट को सिंगली लिखा, डू दिस सेमी कोलन। एल्स, अगर पहला कंडीशन हमारा क्या हुआ फॉल्स हो गया तब एल्स में आते हैं, और एल्स के अंदर कंडीशनली अगर हम फिर कंडीशन बन रहा है तो लिख सकते हैं इफ कंडीशन डू दिस। अगर एल्स के अंदर फिर जो है एक बार ट्रू आ रहा है तो कोई बात नहीं,
कंडीशन लगा दिया। और एल्स में जब कंडीशन ट्रू नहीं होगा, फॉल्स होगा, तब के लिए हमने बनाया ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट को कर्ली ब्रेस के अंदर डाल दिया। तो इस तरह से आपका सी प्रोग्रामिंग का यह भी सिंटैक्स हो सकता है। तो यहाँ पर आपको क्या ध्यान देना है कि जो ब्लॉक आप स्टार्ट कर रहे हैं उसको जो है एक अलाइनमेंट में क्लोज करिए। जैसे इनर मोस्ट जो ब्लॉक है उसका जो है क्लोजिंग स्टार्ट हो रहा है, तो उसके जो है अलाइनमेंट में उसको क्लोज करिए। उसके आउटर का जो एल्स है उसके जस्ट बाद क्लोज करिए। ठीक है, तो इस तरह से आपका क्या हो जाएगा, जो प्रोग्रामिंग का जो सिंटैक्स है, फॉर्मेट है, ग्रामर है, उसमें मिस्टेक नहीं होगा। अगला देखिए सिंटैक्स क्या कहते हैं, इफ कंडीशन। अब देखिए अगर हम यहाँ पर देखिए डबल कंडीशन चेक हो रहा है स्टार्टिंग में ही। इफ कंडीशन ट्रू होता है तो उसके इनर मोस्ट ब्लॉक में आते हैं, उसके अंदर आ रहे हैं तो फिर कंडीशन टेस्ट कर रहे हैं। कहने का अर्थ है कि हम एंट्री जो है दो कंडीशन से हो रहा है। इफ कंडीशन ट्रू हुआ तो फिर कंडीशन उसके ब्लॉक में आएंगे, फिर कंडीशन टेस्ट कर रहे हैं। कंडीशन ट्रू हो रहा है, तब जब सेकंड टाइम ट्रू होगा तो उसके स्टेटमेंट जो होंगे उसको प्रोसेस कराना चाहते हैं। फॉल्स होगा तो उसको जो है एल्स ब्लॉक में डाल दे रहे हैं। तो ऐसा भी स्टेटमेंट हमारा हो सकता है। और जो आउटर जो स्टार्टिंग वाला एल्स है, सॉरी जो स्टार्टिंग वाला जो शुरू वाला कंडीशन है जो सबसे टॉप पर है, उसका एल्स लिखना होगा। तो इनर मोस्ट के जितने भी एल्स हैं, एल्स हैं या इफ है, सबका क्लोजिंग होना जरूरी है। इसके बाद जो है फिर हम एल्स का स्टार्टिंग करेंगे। अगर देखिए यहाँ सिंगल स्टेटमेंट इसलिए इन्होंने ब्लॉक नहीं बनाया। ठीक है, तो इस तरह से भी इसका सी का स्ट्रक्चर हो सकता है डिसीजन मेकिंग का। अब इसके बाद देखिए आते हैं बच्चों लॉजिकल ऑपरेटर पर आते हैं। अब बच्चों देखिए लॉजिकल ऑपरेटर क्या होता है। लॉजिकल देखिए सी अलाउज यूजेज ऑफ 3 लॉजिकल ऑपरेटर्स। देखिए सी जो है 3 लॉजिकल ऑपरेटर अलाउ करता है, जिसमें एम% ऑपरेटर 2 बार राइट करते हैं, पाइप सिंबल यूज करते हैं एक बार, यहाँ एक बार गलत दिया है, 2 बार रहेगा, शायद 2 बार तो है, यहाँ पर देखने में दिक्कत लग रहा था बच्चों। 2 पाइप सिंबल यूज करेंगे तो वह लॉजिकल आर ऑपरेटर हो जाता है। और एक एंड निगेटिव सिंबल बैंक कैरेक्टर एपोस्ट्रॉफी वाला जब यूज करेंगे तो उसको मशीन समझता है नॉट ऑपरेटर, लॉजिकल नॉट। देखिए यहाँ लिखा हुआ है दीज आर आल्सो रीड एज एंड आर एंड नॉट रेस्पेक्टिवली। ठीक है, फर्स्ट सिंबल को हम एंड पढ़ते हैं, सेकेंड को आर पढ़ते हैं, थर्ड सिंबल को नॉट पढ़ते हैं। ठीक है, ठीक है, तो एक सेकेंड देखिए बच्चों। तो अब हम आते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स पर। तो सी लैंग्वेज में 3 लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं, लॉजिकल एंड, लॉजिकल आर, लॉजिकल नॉट। ठीक है, तो अब देखिए होता क्या है ना, जैसे कि हम लोग बात करते हैं कि जब हमें कुछ स्टेटमेंट को जब कंडीशनली प्रोवाइड करना होता है, कंडीशनली जो है प्रोसेस करना होता है, तो हम इफ एल्स लगाते हैं। लेकिन ऐसा हो सकता है कि हमें जो है मोर देन 1 कंडीशन एक साथ इवेल्युएट करना हो, तो ऐसे सिचुएशन में भी हम जो है लॉजिकल एंड, लॉजिकल आर, निगेटिव करना है तो लॉजिकल नॉट का यूज कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो इसको हम लोग देखिए दिखा देयर आर सेवरल थिंग टू नोट अबाउट दीज लॉजिकल ऑपरेटर्स। More obviously, 2 of them are compared of double symbols। देखिए दो यहाँ पर जो डबल पाइप सिंबल यूज हो रहा है जिसमें 2 लाइन खींचा गया है, एंड 2 M% सिंबल है जो इंग्लिश का एंड है। 2 बार लिख देंगे तो वह मशीन समझता है लॉजिकल आर एंड लॉजिकल एंड ऑपरेटर है। ठीक है, अगर एक बार जो है लिखेंगे तो यह बिटवाइज एंड आर ऑपरेटर हो जाता है। तो इसको हम लोग डिटेल में आगे बात करेंगे, अभी राइटर साहब जितना कह रहे हैं उतना हम आपको समझा रहे हैं। द फर्स्ट 2 ऑपरेटर्स लॉजिकल एंड लॉजिकल आर अलाउ
2 or more condition to be combined in an if स्टेटमेंट। तो देखिए कह रहे हैं कि जो एंड आर, इसके हेल्प से हम जो है 2 or more कंडीशन को कंबाइन कर सकते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन देखिए बच्चों जिसमें इसका यूज किया जाएगा। द मार्क ऑब्टेन्ड बाय ए स्टूडेंट इन 5 डिफरेंट सब्जेक्ट आर इनपुट टू द कीबोर्ड। कोई बच्चा है, जैसे आप लोग हैं इंटर में पास आउट हुए होंगे, अगर आप पास आउट हो गए हैं तो सपोज करिए कि जो 5 सब्जेक्ट के मार्क है उसको कीबोर्ड से इंटर करना है। द स्टूडेंट गेट्स ए डिवीजन, और 5 सब्जेक्ट की जो मार्क है उसको अगर ऐड किया जाए तो उसी के अकॉर्डिंग जो है हमारा डिवीजन बनता है। और डिवीजन कैसे बनता है उसके लिए रूल्स होता है। परसेंटेज है एबव आप आर ग्रेटर देन इक्वल टू को फर्स्ट क्लास मानते हैं। और 50 to 59 अलग अलग जो है बोर्ड में अलग अलग कंडीशंस होता है। तो यहाँ पर कुछ बोर्ड जो है ये जो क्वेश्चन दिया है इसको मानते हैं। 50 से लेकर 59 तक है तो उसको सेकंड क्लास मानता है। और कुछ जो है 40 to 49 है तो उसको थर्ड क्लास मानते हैं, थर्ड डिवीजन मानते हैं। और इससे कम होता है तो फेल मानते हैं। तो जैसा जो है कंडीशन अलग अलग बोर्ड में रहेगा, हम प्रोग्राम बनाएंगे तो वैसा ही कंडीशन देंगे। ठीक है, तो इसके लिए बच्चों देखिए हमने क्या किया, राइटर क्या कर रहे हैं, इन्होंने इनमें जो है 5 जो है इंटीजर वेरिएबल लिया, m1 m2 m3 m4 m5, और एक वेरिएबल लिया परसेंटेज के लिए जिसका नाम है PER, और एक प्रॉम्प्ट करके प्रिंटअप में एक मैसेज चलाया कि इंटर मार्क इन 5 सब्जेक्ट्स। उसके बाद स्कैनर फंक्शन का यूज करके %d 5 टाइम लिख करके एड्रेस n1 एड्रेस n2 n3 m4 n5 लिखा। अच्छा, जब यह स्टेटमेंट चलेगा तो n1 में फर्स्ट वैल्यू जाएगी, n2 में m1 में फर्स्ट वैल्यू, m2 में सेकेंड वैल्यू, m3 में थर्ड वैल्यू, m4 में फोर्थ वैल्यू, m5 में फिफ्थ वैल्यू जाएगी। अच्छा, जब वैल्यू मेमोरी में आ गया वेरिएबल में, और जो भी ईच सेल है उसका एक नाम है m1, दूसरे का m2, तीसरे का m3, चौथे का m4, पांचवे का m5। ठीक है, तो अब हम वैल्यू को ऐड करके 5 से डिवीजन करके परसेंटेज निकाल सकते हैं। तो परसेंटेज के लिए देखो यहाँ क्या किया गया, m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस m5 डिवाइडेड बाई 5। ठीक है, तो परसेंटेज आ जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर माना गया है कि जो नंबर इंटर किए जाएंगे वह सब 100 में किए जाएंगे। ठीक है, ये माना गया है। इफ अ परसेंटेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 60, हमें क्या प्रिंट कराना है, फर्स्ट क्लास, फर्स्ट डिवीजन। अब देखिए डिसीजन मेकिंग आ गया। अब यहाँ पर हमारा जो परसेंटेज आएगा, किसी का 40% आएगा, किसी का 30 आएगा, किसी का 50, किसी का 60, 70, 80, 90, अलग अलग हमारी परसेंटेज वैल्यू आएगी। तो जिस तरह का हमारा कंडीशंस सेटिस्फाइड होगा उसी के अकॉर्डिंग जो है मैसेज को हम डिस्प्ले कराएंगे। तो जब हमने देखिए यहाँ लिखा इफ PER ग्रेटर देन आर इक्वल टू 60, हमने क्या लिखा, हमने परसेंटेज को लिखा जो है। तो बच्चों यहाँ पर लाइट डिम हो गया था, इसलिए जो है मैंने इसको थोड़ा सा लाइट बढ़ाया क्योंकि मुझे लगा कि आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा। ठीक है, तो देखिए जब परसेंटेज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 60 होगा तो हमें क्या प्रिंट करना चाहिए, फर्स्ट डिवीजन। इसलिए जो है बच्चों यहाँ पर प्रिंट मेथड में स्टेटमेंट डाला गया, प्रिंट मेथड के हेल्प से फर्स्ट डिवीजन। एल्स में देखिए क्या लिखा है, एल्स जब ग्रेटर देन आर इक्वल टू जब 60 नहीं होगा तो हम एल्स लगाए हैं। इसका अर्थ है कि जब 70, 80, 90 जो भी होता तो उसको फर्स्ट क्लास मानते हैं, तो पहला स्टेटमेंट आ जाता, फर्स्ट डिवीजन प्रिंट हो जाता और एल्स वाले स्टेटमेंट को छोड़ देता। अब सपोज करिए कि किसी का परसेंटेज जो है 40% आ रहा है, तब तो मशीन कंट्रोल जैसे एंट्री करेगा इफ वाला स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा।
तो मशीन कंट्रोल कहाँ चला जाएगा, फॉल्स ब्लॉक में चला जाता है और एल्स में आ जाएगा यहाँ पर। अब एल्स के अंदर जो है फिर अगर हम कंडीशन अगेन ब्रांच बनाना चाहें तो दे सकते हैं। इफ PER ग्रेटर देन आर इक्वल टू 50, तो यहाँ पर क्या प्रिंट कराया, सेकेंड क्लास। तो नीचे तभी आएगा जब 60 से ऊपर नहीं होगा। एल्स में क्या प्रिंट कराया, एल्स में देखिए दो कंडीशन बना दे रहे हैं कि ग्रेटर देन आर इक्वल टू 40 है तो थर्ड डिवीजन, अगर कम है तो फेल। तो इस तरह से हम जो है डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट का यूज करके हम जो है अपना प्रॉब्लम सॉल्व कर ले रहे हैं। ठीक है, ठीक बच्चों। अब देखिए सेम प्रॉब्लम को हम दूसरे मेथड से यहाँ पर राइटर कर रहे हैं, किसको हम जो है दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं, तो सब कुछ सेम रहेगा। मेन मेथड में वहीं 5 वेरिएबल्स रहेंगे, वहीं परसेंटेज रहेगा, इंटर 5 सब्जेक्ट मार्क रहेगा, स्कैनअप में वहीं फंक्शंस रहेंगे, वैल्यू को परसेंटेज निकालने का तरीका वहीं रहेगा। अब इसके बाद देखिए डिसीजन मेकिंग में हम थोड़ा सा अलग क्या लगा रहे हैं, लॉजिकल एंड ऑपरेटर यहाँ पर लगा रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर हम यहाँ बता रहे हैं कि इफ PER ग्रेटर देन आर इक्वल टू 60 है तो फर्स्ट डिवीजन प्रिंट कराएंगे। ठीक, अच्छा मान लीजिए अब हम यहाँ सिंपली बस इफ का यूज कर रहे हैं। इफ PER ग्रेटर देन आर इक्वल टू 50 एंड PER लेस देन 60, तो जो एंड ऑपरेटर होता है बोथ कंडीशन जब ट्रू होता है तब क्या होता है, स्टेटमेंट फाइनली जो ट्रू होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो अलग अलग कंडीशंस है, कंडीशन फर्स्ट एंड कंडीशन सेकेंड। फर्स्ट कंडीशन है परसेंटेज जो है ग्रेटर देन 50 होना चाहिए, दूसरा कंडीशन है परसेंटेज जो है लेस देन 60 होना चाहिए। जब दोनों कंडीशन ट्रू होगा तब हमारा जो है कंडीशन ट्रू होगा सेकेंड इफ का, और तब हमारा जो है सेकेंड डिवीजन प्रिंट करेगा। ऐसा भी हो सकता है कि ना पहला इफ का कंडीशन ट्रू हो ना सेकेंड इफ का कंडीशन ट्रू हो, तब थर्ड इफ में आ जाएगा मशीन कंट्रोल, इसको चेक करेगा। मान लेते हैं कि हमने परसेंटेज जो है 35 दिया, एंट्री किया, तो 35 क्या होगा, यहाँ पर फॉल्स हो जाएगा, तो वह किस में आ जाएगा, 35 आपका जो है फोर्थ कंडीशन में आ जाएगा। PER की वैल्यू अगर हम 35 ले रहे हैं तो 35 लेस देन 40, और कंडीशन हमारा क्या हो गया, ट्रू हो गया, क्योंकि इफ में हमेशा ट्रू ही होगा तभी स्टेटमेंट प्रोसेस करेगा। और कौन सा स्टेटमेंट इफ का ट्रू होगा वह डिपेंड करता है कौन सा इफ, कितने इफ आप दिए हैं। जिस इफ का स्टेटमेंट ट्रू होगा उसका जो स्टेटमेंट फॉलोड करेगा वह प्रोसेस कर जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपने देखा कि ये कहीं प्रॉब्लम है उसको हम जो है इफ एल से कैसे सॉल्व कर सकते हैं, और लॉजिकल एंड ऑपरेटर का यूज करके उसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब आगे बात करते हैं इल्स इफ क्लॉज। इल्स इफ क्लॉज क्या होता है, देयर इज वन मोर वे इन विच वन कैन राइट प्रोग्राम। फॉर एग्जाम्पल, जो अभी प्रोग्राम हमने जो डिस्कस किया है उसको दूसरे तरह से भी अभी हम सॉल्व कर सकते हैं। देखिए कैसे, तीसरे तरह से, क्योंकि दो तरह सॉल्व हो गया है। ये आपका जो केस है इसको हम बोलते हैं इफ एल्स लैडर। इसको क्या बोलते हैं, इफ एल्स लैडर। इसको मतलब इल्स इफ बोलते हैं इसको इल्स इफ स्टेटमेंट भी कहते हैं, और इसको इफ एल्स लैडर स्टेटमेंट भी कहते हैं। कई नाम इसके हैं। देखिए इसमें क्या है, हमें 5 वेरिएबल बनाया, एक परसेंटेज स्टोर करने के लिए बनाया, और परसेंटेज को लिया, परसेंटेज निकाला। देखिए इसमें यहाँ पर एक टाइपिंग मिस्टेक है, जहाँ पर लास्ट में फार्मूले में स्लैश के बाद पर लिखा है वहाँ पर 5 रहेगा। बच्चों देखिए यहाँ पर इसमें मिसप्रिंट हो गया है, तो कोई बात नहीं, इसको आप सही कर लेना।
अब देखिए कंडीशन क्या लगाया गया बेटा, PER ग्रेटर देन इक्वल टू 60 आएगा तो फर्स्ट डिवीजन। अब इसमें देखिए एल्स स्पेस रहेगा फिर इफ आएगा, पर ग्रेटर देन 50 रहेगा तो सेकेंड डिवीजन, अगेन इफ एल्स, इफ पर ग्रेटर देन 40 रहेगा तो थर्ड डिवीजन। एल्स में क्या रहेगा, जब कोई कंडीशन हैपन नहीं होगा तब एल्स वाला कंडीशन हैपन होगा। तो इफ एल्स लैडर में क्या होता है, जब कोई कंडीशन मैच नहीं करता तो लास्ट वाला जो है एल्स ब्लॉक प्रोसेस करता है, ठीक है। तो यह आपका हो गया इफ एल्स लैडर के बारे में। अब देखिए यहाँ पर एक एग्जाम्पल राइटर दे रहे हैं, इफ I इक्वल टू 2 विथ यू, एल्स में लिखा है इफ J इक्वल टू 2 ऑल द टाइम। देखिए राइट साइड बार के बाद क्या लिखा हुआ, इफ I इक्वल टू 2 विथ यू, एल्स इफ J इक्वल टू 2 ऑल द टाइम, ठीक है। तो देखिए जो लेफ्ट साइड है, जब कंडीशन हमारा क्या होगा, ट्रू होगा, तो एल्स ब्लॉक में नहीं आएगा। जब राइट साइड, जो इफ है, अगर कंडीशन मान लेते हैं कि ट्रू फॉल्स हो गया तो एल्स ब्लॉक में आएगा, एल्स ब्लॉक में आएगा। और जब अगेन जो है ट्रू होगा तो ऑल द टाइम प्रिंट करेगा, अदरवाइज स्केप कर जाएगा, ठीक है। तो यह आपका हो गया। इसके बाद जो है एक क्वेश्चन है, ए कंपनी इशू इंश्योरेंस इट्स ड्राइवर इन द फॉलोइंग केसेस। कोई इंश्योरेंस की कंपनी, ऐसा जीवन इंश्योरेंस में जीवन बीमा, कुछ कंपनियां क्या होती है आपसे पैसे लेती हैं, एज के रिगार्डिंग आपको कुछ बेनिफिट देती हैं। जैसे इन्होंने ये क्या कर रहे हैं, इफ़ द ड्राइवर इज मैरिड, इंश्योरेंस कब दे रही है, जब ड्राइवर मैरिड है। दूसरा क्या कंडीशन, ड्राइवर मैरिड अनमैरिड है लेकिन उसका मेल है और उसका एज क्या है, 30 से ज़्यादा है। ड्राइवर अनमैरिड है, फीमेल है, लेकिन उसका एज क्या है, 25 ईयर से ज़्यादा। तो कोई प्रॉब्लम है उसमें, इतने केस दिए गए हैं 1 2 3। मेल है तो उसका इंश्योरेंस के लिए जो है अनमैरिड होना चाहिए, मैरिड है तो एज का बाउंडेशन नहीं है, अनमैरिड है तो बाउंडेशन है। उसमें मेल के लिए 30 ईयर्स है, 30 ईयर से ग्रेटर होना चाहिए, और फीमेल के लिए 25 ईयर से ग्रेटर होना चाहिए, तब वो आपको इंश्योरेंस प्रोवाइड कर रही है, ठीक है। जीवन, जिसे बोलते हैं जीवन बीमा का लाभ। तो ये प्रोग्राम बनाना देखिए क्या कर रहे हैं, सबसे पहले जो है उसका जो है मेल के लिए एक सेक्स, उसका जो है कैरेक्टर टाइप का वेरिएबल बना रहे हैं, ठीक है। और एक दूसरा वेरिएबल बना रहे हैं एमएस। उसके बाद इंटरसेक्स मैरिटल स्टेटस, एमएस क्या है, मैरिटल स्टेटस है। तो देखिए हम 3 चीज़ें इंटर करवा रहे हैं ऑपरेटर से प्रोग्राम के थ्रू। एज इंटीजर में होगा, इसके लिए फॉर्मेट क्या होगा, %d होगा। सेक्स क्या होगा, कैरेक्टर टाइप का होगा। और मैरिड अनमैरिड जो भी होगा वो कैरेक्टर टाइप का होगा। तो यहाँ पर हम मान ले रहे हैं कि जो मैरिटल स्टेटस है, अगर यम आया, यम का मतलब मैरिड, तो हम मैसेज क्या प्रिंट कराएंगे, ड्राइवर इज इंश्योर्ड, क्योंकि ऊपर कंडीशन में दिया गया है कि जब मैरिड है तब वो इसका इंश्योरेंस किया जाएगा, कंपनी कह रही है। और अगर ऐसा नहीं है तब उसका सेक्स चेक करेंगे कि वह मेल है कि फीमेल है। अच्छा मान लेते हैं कि एल्स में आते हैं तो उसका मेल सेक्स चेक करते हैं, जेंडर चेक करते हैं। अगर वह जो है मेल है,
यम से मैच करेगा। तो मेल के लिए जो है एज चेक करेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं, देखिए यहाँ पर देखिए चेक कर रहा है ना, इफ मेल है तो एज कितना होना चाहिए, 30 से ग्रेटर। ड्राइवर इज इंश्योर्ड। अच्छा, अगर एज उससे जो 30 से क्या है, मेल है, लेकिन एज 30 से ग्रेटर नहीं है तो क्या होगा, ड्राइवर का इंश्योरेंस नहीं किया जाएगा, ठीक है। और ऊपर जो हम चल रहे थे, अब मेल उसका निगेटिव पार्ट आते हैं, अगर मेल नहीं है तब क्या होगा, फीमेल होगा, और क्या होगा। तो उसके एल्स ब्लॉक में आते हैं, तो उसमें चेक करते हैं एज ग्रेटर देन 25 से ग्रेटर अगर कोई जो है लेडीज है, महिला है, तो उसका जो है इंश्योरेंस किया जाएगा। अगर महिला है लेकिन एज जो है 25 से ग्रेटर नहीं है, 24 ही है, 20 है, 21 है, तो उसका इंश्योरेंस नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम इफ एल्स का यूज़ करके हम प्रोग्राम बनाते हैं, ठीक है बच्चों। तो इसको आप लोग देख लीजिएगा। इस तरह से यहाँ पर जो प्रोग्राम हमने बनाया है, इसको जो है लॉजिकल एंड ऑपरेटर का भी यूज करके हम कंडीशन को, देखिए यहाँ पर ये जो प्रोग्राम है, इसमें जो है लॉजिकल एंड ऑपरेटर लगा करके कंडीशन को एक साथ यूज कराया गया है। तो लॉजिकल एंड में क्या होता है, जब बोथ कंडीशन ट्रू होता है तो क्या होता है, हमारा स्टेटमेंट प्रोसेस करता है, अदरवाइज प्रोसेस नहीं करता है, ठीक है बच्चों। तो इस वीडियो में ये सारी चीज़ें हो गया। इसके बाद यहाँ पर देखिए वहीं क्वेश्चन से कुछ दिए गए हैं। यहाँ पर राइट ए प्रोग्राम टू कैलकुलेट द सैलरी एज पर द फॉलोइंग। तो यहाँ पर देखिए एक क्वेश्चन सॉल्व करना है जिसमें मेल है, ईयर ऑफ सर्विस ग्रेटर देन और इक्वल टू 10 है, क्वालिफिकेशन पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए तो सैलरी 15,000 देंगे, ग्रेजुएट है तो 10,000 देंगे, लेस देन है तो 10,000 देंगे, ठीक है। तो अलग अलग कंडीशंस है, इस क्वेश्चन को आप देख लीजिए, इसके अकॉर्डिंग आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाते हैं तो ठीक है, नहीं तो हमें कमेंट सेक्शन में लिखिए कि आप प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, तो मैं आपको इसका जो है वीडियो लेक्चर बना करके भेज दूंगा, ठीक है बच्चों। तब तक हम अगला टॉपिक, अगला जो थियरी कंसेप्ट है उसको देखते हैं, ठीक है बच्चों। क्योंकि बस प्रोग्राम को देखने से नहीं आएगा, इसको अपने से लगाने से समझ में आता है, ठीक। तो बच्चों देखिए अगला ऑपरेटर है लॉजिकल नॉट ऑपरेटर। इसको देखिए लॉजिकल नॉट ऑपरेटर क्या करता है, जब हमारा कंडीशन ट्रू होता है तो उसको फॉल्स कर देता है, जब हमारा कंडीशन फॉल्स होता है तो उसको ट्रू करता है। तो यह निगेटिव ऑपरेटर है, यह निगेशन करता है। जैसे देखिए y इज लेस देन 10, अगर y की वैल्यू मान लो 9 ले लें तो कंडीशन हमारा जो है ब्रैकेट में ट्रू हो जाएगा, और ट्रू को ये क्या कर देगा, फॉल्स कर देगा, मतलब ठीक है। और सपोज करिए y की वैल्यू अगर हम 11 ले लेते हैं, तो अब हमारा जो मशीन जो है इस कंडीशन में जब टेस्ट करेगा तो राउंड ब्रैकेट की जो वैल्यू है उसकी वैल्यू क्या होगी, फॉल्स आएगी। लेकिन फॉल्स के पहले लगा है नॉट, नॉट फॉल्स का अर्थ है ट्रू, ठीक है। तो इसके हेल्प से हम जो है निगेटिव को पॉजिटिव, पॉजिटिव को निगेटिव, मतलब ट्रू को फॉल्स और फॉल्स को ट्रू किया जा सकता है, ठीक है बच्चों। तो इसमें इतना ही है। और बच्चों यहाँ पर देखिए हायरार्की ऑफ ऑपरेटर रिवाइज्ड। तो देखिए यहाँ पर एक टेबल दिया जा रहा है जिसमें जो ऑपरेटर्स है उसकी हायरार्की इसमें लिखा गया है। हायरार्की का अर्थ यह है कि जब हमारे पास जो है कोई भी एक्सप्रेशन होगा जिसमें जो है मल्टीपल ऑपरेटर्स आएंगे, तो ऐसे सिचुएशंस में जो जिस ऑपरेटर का जो है हायरार्की हाई होगा उसको हम पहले सॉल्व करेंगे, और जिसका लो होगा उसको बाद में सॉल्व करेंगे। तो देखिए इस टेबल को देखते हैं। तो देखिए लॉजिकल नॉट ऑपरेटर क्या है, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉडुलर डिवीजन के पहले है। इसका अर्थ यह है कि नेगेटिव या लॉजिकल नॉट ऑपरेटर का जो प्रेसिडेंस रैंक हाई होता है, इसलिए जो है अगर जो है लॉजिकल नॉट ऑपरेटर, एस्टेरिस्क ऑपरेटर, स्लैश, मतलब जो भी ऑपरेटर्स हैं सारे ऑपरेटर अगर मिक्स हो जाएंगे तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लॉजिकल नॉट को सॉल्व करेंगे, ठीक है बच्चों।
तो जितने ऑपरेटर जब मिक्स होंगे तो उसमें हम हमेशा ध्यान देंगे कि कौन सा ऑपरेटर का जो है रैंक हाई है। जिस ऑपरेटर का रैंक हाई होगा उसको पहले सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हम ये ध्यान देंगे कि मोस्टली हम मैथमेटिकल जब हम एक्सप्रेशन सॉल्व करते हैं तो सबसे जो लोवेस्ट रैंकिंग वाला ऑपरेटर होता है उसमें आता है आपका असाइनमेंट ऑपरेटर। ठीक है बच्चों, देखिए इसीलिए असाइनमेंट ऑपरेटर सबसे नीचे लिखा है। ठीक है, तो इस वीडियो लेक्चर में बच्चों इतना ही जो है, क्योंकि बहुत ज़्यादा कराएंगे तो हमारा वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगा। कुछ और भी टॉपिक होगा तो इसको हम जो है आगे डिस्कस करेंगे बच्चों। तब तक के लिए जो है जय हिंद। मेरे वीडियो लेक्चर देखिए अगले, और इसके आगे जो और टॉपिक होगा बच्चों तो उसको हम जो है दूसरे वीडियो लेक्चर में लाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।